हेलो एवरीवन। मैं हूं ज्योति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि सीआरपीसी के बेसिक्स क्या होते हैं और जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल थे कि हम अगर सीआरपीसी जैसा सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी मेजर एंड बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको हम उठाने में उस मतलब अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं तो अगर हमें एक बेसिक नॉलेज हो तो सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ने में आसानी रहती है। और मुझे उसके पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला आपसे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? बेसिक ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स, जो हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करेगी। अगर सीपीसी जैसा सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी मेजर सब्जेक्ट अगेन लाइक अ सीआरपीसी, ये भी बहुत मेजर सब्जेक्ट है, तो इसको उठाने के लिए भी हमें एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, स्ट्रैटेजी में इसमें तो देखिए सेक्शन ही नहीं बल्कि ऑर्डर्स भी हैं, जिनका याद होना, ऑर्डर्स नंबर याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कौन सा ऑर्डर क्या कह रहा है ये भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीपीसी में, तो इसको एक स्ट्रैटेजी के साथ उठाना बहुत ज़रूरी है। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग टॉपिक वाइज अगर इसको उठाएंगे तो जो है सब्जेक्ट बेटर तरीके से आपका प्रिपेयर होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी एक अलग लेवल पर जाएगी, बजाय कि आप उसको सेक्शन वाइज उठाएं तो वो समझ में भी नहीं आएगा। तो अब टॉपिक वाइज अगर उठाना है तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हमें ये पता हो कि भाई पहले कौन सा टॉपिक उठाना है फिर बाद में कैसे उठाना है। तो बड़ी बेसिक सी बात है भाई कि अगर हम एक प्रोसीजर की बात करें तो कोई कोई भी प्रोसीजर जो होता है वो कहीं से शुरू होता है और एक कहीं पर जाके वो ख़त्म होता है। तो अगर हमें स्टार्टिंग, बीच का और लास्ट का अगर हमें पता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम कौन से टॉपिक सीक्वेंस में उठाएं। और यही इसी तरीके की जो स्ट्रैटेजी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वेल, मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी बल्कि मैं आपको एक बेसिक जो प्रोसीडिंग होती है कैसे इनिशिएट होती है और उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती है, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगी। दैट विल हेल्प यू while दैट विल हेल्प यू कि आप अपनी सीपीसी की स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हम एंड तक लेके चलेंगे। लेट्स सपोज कि किसी ने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, मुझे डिसपसेस किया है, उसने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है और अब जो है वो वहाँ पे इलीगल या तो कंस्ट्रक्शन कर रहा है या फिर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर दिया। तो ये एक एग्जांपल है। ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी का मैटर होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सिविल प्रोसीडिंग फाइल करते हैं। तो अब अगर मुझे उस एक्स के अगेंस्ट में एक सिविल एक्शन लेना है तो मैं कैसे लूँगी? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल फाइल द प्लेंट बिफोर द सिविल कोर्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगी, मैं प्लेन फाइल करूंगी। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सिविल प्रोसीडिंग्स मतलब ये जो प्लेंट होती है और इसको प्लेन को कैसे इंस्टीट्यूट किया जाए, इसके लिए हमें कौन कौन से सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। एक तो हमें सेक्शन 26 पढ़ना पड़ेगा, दूसरा हमें ऑर्डर 4 पढ़ना पड़ेगा। 26 सेक्शन और ऑर्डर 4 मिला के हमें ये पता चलता है कि कोई सूट जो है वो कैसे इंस्टीट्यूट होती है। सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी ये कहता है कि दैट सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय फाइलिंग दी प्लेंट। तो हमें क्या करना होगा, प्लेंट को जो है वो कोर्ट में इंस्टीट्यूट करना होगा, फाइल करना होगा। और जो प्लेंट होगी वो डुप्लीकेट में फाइल होगी। डुप्लीकेट में इसलिए फाइल की जाती है ताकि जो है एक तो कॉपी वो आपको रिटर्न कर देते हैं, एक कोर्ट जो है, जो काउंटर होता है कोर्ट का, वो अपने पास रख लेता है। अब जब प्लेंट आपने फाइल कर दिया है तो क्या होता है, उसी दिन या वेरी नेक्स्ट डे क्या होता है, नोटिस बोर्ड पर, कोर्ट का जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपकी सूट का नंबर मिल जाएगा। सूट का नंबर लिखा होगा, डेट ऑफ अपीयरेंस लिखी होगी कि आपको किस दिन अपीयर होना है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा होगा कोर्ट का रूम, लिखा होगा कि किस कोर्ट रूम नंबर पे आपको अपीयर होना है, और वहाँ पे जज का नेम भी लिखा होगा। ठीक है, ये वहाँ पर लिखा होगा। अब जो भी लिखा होगा उस पर क्या करना होगा आपको, ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर डेट पर आप अपीयर होंगे। ठीक है, अब जब आप उस दिन अपीयर हुए तो उस दिन अभी जज कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, उस दिन क्या होगा, सिंपल आपने क्योंकि प्लेन फाइल किया है तो पहले आपकी प्लेन जो है वो ऑब्जर्व की जाएगी कि आपकी प्लेन प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, जब मेरी प्रॉपर्टी का मैटर मैंने कोर्ट में फाइल किया है तो ऑब्वियसली क्या होगा,
उसमें देखेगा जो क्लर्क होता है उन वहाँ पे, वो देखता है कि भाई मैंने डॉक्यूमेंट्स के पेपर प्रॉपर्ली लगाए हैं या नहीं लगाए। हर सूट का एक वैल्यूएशन होता है। जैसे मेरी प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए 50 लाख रुपीस की है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एक हमारा एक्ट होता है सूट वैल्यूएशन एक्ट। उसके अकॉर्डिंग मेरी सूट की जो होगी वो वैल्यू होगी, और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होती है, कोर्ट की फीस फाइल की जाती है। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर कोर्ट फीस जो है वो फाइल करी है या नहीं करी है, मैंने अपने सूट का प्रॉपर वैल्यूएशन लगाया है या नहीं लगाया है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो चेक की जाती है। स्टैम्प पेपर प्रॉपरली लगाया या नहीं लगाया है, पार्टीज का नेम प्रॉपर लिखा है या नहीं लगाया है। तो अगर मान दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो एकदम प्रॉपर है या फिर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मिस्टेक्स है। अगर कुछ मिस्टेक्स हैं तो उन मिस्टेक को क्या किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाएगा। इस रेक्टिफिकेशन को करने के हमें 7 डेज मिलते हैं। यू विल गेट 7 डेज टाइम टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक। यहाँ ये वैसे टाइम कुछ सीपीसी में मेंशन नहीं है, ये प्रैक्टिस में लिया जाता है। 7 दिन का टाइम देती है कोर्ट। अब इट इज़ अपॉन यू कि आप उसको 7 डेज में रेक्टिफाई करते हो या नहीं करते हो। अगर आपने अपनी जो भी मिस्टेक है उनको रेक्टिफाई कर लिया, तो क्या होता है, जो सूट होती है वो क्या मानी जाएगी कि भाई हमारी सूट जो है वो इंस्टीट्यूट हो गई है। अगर मान लीजिए आपने वो रेक्टिफिकेशन नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने रेक्टिफिकेशन नहीं किया है, तो क्या होगा, आपकी जो प्लेंट है दैट प्लेंट विल रिजेक्ट। सीपीसी में बहुत ध्यान रखिएगा, आपको 2-4 टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी। प्लेंट का रिजेक्ट होना, रिटर्न ऑफ प्लेंट भी मिलेगा, डिसमिसल भी मिलेगा। तो ये सब का मीनिंग एक नहीं है, सबका मीनिंग अलग अलग है। रिजेक्शन का मतलब रिजेक्शन है, रिटर्न का मतलब रिटर्न है, डिसमिसल का मतलब डिसमिसल है। इन तीनों का डिफरेंस मैं कभी आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी। बट अभी के लिए समझिए कि जो अगर आपने अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं किया, तो आपकी प्लेन जो है वो रिजेक्ट की जा सकती है। और ये जो रिजेक्शन होगा दैट विल बी डन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी। ठीक है, तो ये होता है। अब मैं मान के चलती हूँ कि मैंने कुछ मिस्टेक किया था, लेट्स सपोज, और मुझे 7 दिन का टाइम दिया गया, लेकिन मैंने अपनी उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लिया। जब मैंने अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लिया, दैट मीन्स मेरी सूट जो है वो इंस्टीट्यूट हो गई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि भाई प्लेंट होती क्या है। अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मैंने प्लेंट फाइल किया है, तो प्लेंट क्या होती है। देखिए, प्लेंट किसने फाइल किया है, दो पार्टीज होती हैं, एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ कौन होता है, जो एक्चुअली में जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके पास एक कॉज ऑफ एक्शन है कि वो सूट केस को सूट में, जिसके पास एक कॉज ऑफ एक्शन होता है जो कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए आया। ठीक है, तो मैं मेरे साथ मुझे प्रॉपर्टी से बाहर निकाला था, तो इट इज मी हु इज प्लेंटिफ। तो मैं प्लेंट फाइल करूंगी। प्लेंट में मैं लिखूंगी क्या, व्हाट आई विल राइट इन प्लेंट। भाई मैं कोर्ट को बता रही हूँ ना कि मैं यहाँ पर आपके पास क्यों आई हूँ, तो मैं क्या बताऊंगी उसको, मैं बताऊंगी कि मेरे पास एक ये राइट था, और मेरा ये जो राइट है ये वॉयलेट कर दिया गया है। मेरे पास एक राइट है, ये RT इज राइट, और मेरे इस राइट को वॉयलेट कर दिया है इसने। जैसे कि आई हैव अ राइट टू ओन द प्रॉपर्टी, आई हैव अ राइट टू पोसेस द प्रॉपर्टी, एंड डिफेंडेंट हैज डिसपोसेस्ड मी। तो ये क्या होते हैं, राइट एंड वॉयलेशन ऑफ राइट, ये हमारे क्या होते हैं, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मतलब एक ऐसा कॉज है जिसके लिए मैं एक सिविल एक्शन ले सकती हूँ। ठीक है, ये क्या हुए, कॉज ऑफ एक्शन होंगे। तो जितनी भी कॉज ऑफ एक्शन होंगे मैं क्या करूंगी, उसे अपनी प्लेंट में लिखूंगी। फिर क्या लिखूंगी, फिर मैं लिखूंगी कि भाई, मैं ये भी लिखूंगी, अगर मैं कह रही हूँ ये मेरा राइट है, तो ये मेरा राइट कैसे है, हाउ आई हैव दिस राइट। ये भी लिखूंगी मैं कोर्ट में। इसको यूज क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम मैटर इन इशू। इन डिटेल तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकती इस पॉइंट को, बट समझने के लिए इतने में समझ में आ जाएगा आपको कि राइट, मेरा ये राइट है, उसने राइट को वायलेट किया, मेरा ये राइट कैसे आया, हाउ आई विल गेट दिस राइट, ये भी मैं लिखूंगी अपनी प्लेन में। फिर मैं क्या लिखूंगी, मैं रिलीफ लिखूंगी। मैं क्या चाहती हूँ कोर्ट से, आई वॉन्ट कि मुझे मेरा पोसेशन वापस किया जाए। आई वॉन्ट कि वो जितने टाइम रॉन्गफुल पोसेशन में वहाँ पर कुछ कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है,
और इनकम जनरेट हो रही है, मुझे वो इनकम भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं उस पोजीशन में होती तो वो मैं अर्न कर रही होती। उसको हम क्या कहते हैं? इसने प्रॉफिट भी कहते हैं। तो एक तो मैंने मांगा रिकवरी ऑफ पोजीशन, फिर मैंने क्या मांगा? मैंने मांगा मुझे निस्ने प्रॉफिट चाहिए। और मैं क्या मांग सकती हूँ? मैं इंजंक्शंस भी मांग सकती हूँ। इंजंक्शंस मतलब कि भाई उसको रोका जाए, उसको रोका जाए कि वो जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है या जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसको ऐसा करने से रोका जाए। तो ये मेरे क्या हो गए? ये मेरे हो गए रिलीफ। और मैं ये सारी बातें अपनी प्लेंट में लिखती हूँ, क्योंकि तभी तो कोर्ट को पता चलेगा कि मैं यहाँ पर उसके पास आई क्यों हूँ। क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट दी प्लेंट। अब हमने क्या किया था? प्लेंट को हमने फाइल कर दिया था कोर्ट में, और उसके बाद जो है हमें एक डेट मिल गई थी। उस डेट पर जब मैं अपीयर हुई तो वहाँ पर जो क्लर्क था उसने जो है मेरी प्लेंट को ऑब्जर्व किया, कुछ मिस्टेक्स थे तो उसको रेक्टिफाई करने का टाइम दिया, और मैंने उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लिया है। एंड दैट इज वेयर मेरी सूट जो है वो इंस्टीट्यूट हो जाएगी। ठीक है। अब जब मेरी सूट यहाँ पर इंस्टीट्यूट हो गई है, सूट इज इंस्टीट्यूटेड नाउ, अब आगे क्या होगा? यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा? समन इशू करने के ऑर्डर करेगा कि समन इशू किए जाए। जब ये ऑर्डर आता है तो देखिए प्लेंटिफ के दो काम होते हैं। क्या काम होता है? एक तो ये समन किसको जाएगा? ऑब्वियस समन क्या होता है? समन होता है भाई नोटिस कि आपको इस पर्टिकुलर डेट पर जो है अपीयर होना है, डिफेंडेंट को जाता है। उसको बताया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ भैया ये जो केस है दर्ज हुआ है और तुम्हें इस तारीख में कोर्ट में अपीयर होना है। ठीक है। तो ये हुआ अपना समन। जब समन के ऑर्डर आते हैं तो प्लेंटिफ को दो काम करने होते हैं। कोर्ट अपने पैसे से तो समन भेजेगा नहीं, प्लेंटिफ उसको भेजने का पैसा जो होता है वो कोर्ट में डिपॉजिट कराता है, विच इज कॉल्ड प्रोसेस फी। प्लस अगर हम ऑर्डर 5 रूल 3 पढ़ें तो ये कहता है, ऑर्डर 5 रूल 3 कहता है कि जब भी समन जाता है ना, समन के साथ क्या लगती है? प्लेंट की कॉपी लगती है। तो अगर मान लो मेरे जो मैंने जो केस इंस्टीट्यूट किया, अगर मान लीजिए उसमें दो डिफेंडेंट हैं तो दो समन जाएंगे और दोनों समन के साथ प्लेंट की कॉपी भी लगेगी, क्योंकि ऑर्डर 5 रूल 3 यही कहता है। दैट मीन्स कि मुझे क्या करना पड़ेगा? जितने भी डिफेंडेंट है, एज मेनी नंबर ऑफ डिफेंडेंट आर देयर इन अ केस, एज मेनी एज मैनी कॉपी ऑफ प्लेंट मुझे कोर्ट में फाइल करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो लेट सपोज दो डिफेंडेंट है तो मेरे को दो प्लेंट की कॉपी कोर्ट में देनी पड़ेंगी। ठीक है। जब मैं ये कर लूंगी तब वो क्या होगा? समन आगे सर्व किया जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ? समन जो है वो एक्चुअली में डिफेंडेंट को सर्व हो गया है। समन सर्व्ड टू डिफेंडेंट, ऐसे लिखिए, समन सर्व टू डिफेंडेंट। ठीक है। DEF इज डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट को पता है कि उसके खिलाफ कोई केस फाइल हुआ है और उसे फलानी डेट पर कोर्ट में अपीयर होना है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली समन में क्या होगा? एक डेट दी होगी, डेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है। अभी उस डेट ऑफ अपीयरेंस से पहले क्या होता है? डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। ठीक है। क्या करेगा? वहाँ अपीयर होने से पहले कोर्ट ये डिफेंडेंट क्या करेगा? डिफेंडेंट फाइल दी रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट। ठीक है। अब ये रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट्स हो गए। एक तो अपना प्लेंट हो गया, प्लेंट किसने फाइल किया था? प्लेंटिफ ने किया था, जिसमें उसने क्या लिखा था कि मेरे ये कॉज ऑफ एक्शन है, मुझे ये रिलीफ चाहिए। ठीक है। इसका रिप्लाई जो होता है वो होता है रिटन स्टेटमेंट। WS इज रिटन स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या करेगा? जैसे मान लो कि प्लेंट में 1 2 3 4 पॉइंट्स जो थे वो मैंने लिखे थे कि डिफेंडेंट ने मुझे जबरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, मुझे डिस्पोसेस कर लिया है, उस पे कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ठीक है। ये सब बातें मैंने यहाँ पर लिखी। अब इन्हीं बातों का डिफेंडेंट क्या करेगा? रिप्लाई करेगा। हर एक बात का रिप्लाई जो है वो
डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में करेगा। अगर उसको कुछ और एडिशनल भी कहना है, प्लेंटिफ ने 4 पॉइंट्स लिखे, इनका तो रिप्लाई किया, लेट्स सपोज डिफेंडेंट को 5 और 6 7 एडिशनल पॉइंट्स भी कहने हैं, तो वो ये एडिशनल पॉइंट्स भी अपने रिटन स्टेटमेंट में कह सकता है। दैट मीन्स रिटन स्टेटमेंट इज द रिप्लाई ऑफ द प्लेंट। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। अब देखिए बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब रिटन स्टेटमेंट अगर डिफेंडेंट ने नहीं फाइल किया तो क्या होगा, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमें ऑर्डर 8 में दिए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अगर पीछे भी अगर मैं कहूँ, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने ये जो स्टेप था वो अगर प्लेंटिफ ने नहीं किया, तो इसका हमें दिया हुआ है ऑर्डर 7 में भी दे रखा है, हमें ऑर्डर 9 में भी दे रखा है। इसके बारे में इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे ये हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो हर एक जगह के अलग अलग स्टेप्स हैं, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू ही दे रही हूँ क्योंकि हम इन डिटेल में सीपीसी को यहाँ पर नहीं कर सकते। एक ऊपर की मैं आपको एक ब्रॉड लाइन खींच रही हूँ कि सिविल प्रोसीडिंग्स में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये रिटन स्टेटमेंट होता है। ये रिटन स्टेटमेंट जो है डिफेंडेंट विद इन 30 डेज फाइल करता है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ दी समन। जिस दिन से उसको समन मिला उसके 30 डेज में डिफेंडेंट क्या करेगा, अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा जिसमें ये सारी चीज़ों का रिप्लाई करेगा। ठीक है, अगर रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल करता है ना, तो कोर्ट मान लेता है कि उसने प्लेंट को पूरा एडमिट कर लिया है, तो रिटन स्टेटमेंट फाइल करना जरूरी होता है। ठीक है, 30 डेज है, दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर टू 90 डेज। सीपीसी में 90 डेज से बियॉन्ड एक्सटेंशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है। हालांकि देयर आर सम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जिसमें कहा है कि इफ जस्टिस रिक्वायर्स इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, अगर एक्सटेंड भी करना पड़े फर्दर तो जो है कोर्ट कर सकता है, एंड दैट विल बी डन अंडर ऑर्डर 8 रूल 10। ठीक है, फर्दर एक्सटेंशन किया जा सकता है, बट कहाँ किया जाएगा, ऑर्डर 8 रूल 10 में किया जाएगा, एंड दैट इज ओनली डन इफ देयर इज अ फेलियर ऑफ जस्टिस की एक्सटेंशन नहीं दिया गया तो। ठीक है, तो ये तो ऑल अबाउट रिटन स्टेटमेंट। मैं यहाँ पर एक स्टार्टिंग से बना देती हूँ कि सूट हमने फाइल किया था बाय फाइलिंग द प्लेंट, फिर यहाँ पे समन का ऑर्डर आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, समन जो है वो सर्व हो गए, और यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट जो है हम मान के चल रहे हैं, रिटन स्टेटमेंट जो है वो डिफेंडेंट ने फाइल कर दिया है। अब इसके आगे क्या होगा, भाई समन में एक डेट लिखी थी जिसमें डिफेंडेंट को और प्लेंटिफ को अपीयर होना था, अब वही वाली डेट आ गई। इस डेट को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट फर्स्ट हियरिंग। अब इस फर्स्ट हियरिंग पे क्या होगा, फर्स्ट हियरिंग पर जब दोनों पार्टीज वहां पे अपीयर होंगी, देखो तो यहाँ पे भी दो कंडीशन हो सकती हैं कि पार्टीज अपीयर हो गई, व्हाट इफ पार्टीज नॉट अपीयर। पार्टीज अपीयर नहीं हुई हैं, इसके बारे में मैंने एक पूरा वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग से मैंने जो है एक वीडियो अपना प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में चलिए डाल दूंगी। ठीक है, तो नॉट अपीयरेंस पे क्या होगा, ये हमें दिया हुआ है ऑर्डर 9 में, ऑर्डर 17 में, ये दोनों देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर अपीयर हो गए हैं तो क्या होगा, तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा ऑर्डर 10 देखना पड़ेगा। ऑर्डर 10 ही होता है फर्स्ट हियरिंग के लिए, ऑर्डर 10 होता है, उसके आगे फर्दर जो है हमें ऑर्डर 14, इसके बाद ऑर्डर 15 देखना रहता है। ठीक है, अभी तो हम लोग ऑर्डर 10 देखेंगे कि फर्स्ट हियरिंग पर क्या होता है। क्या होता है, अभी देखिए जब कोर्ट में दोनों पार्टीज अपीयर हुई फर्स्ट हियरिंग पे, तो क्या हुआ, प्लेंटिफ है डिफेंडेंट है, इनके बीच में छोटा सा एक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोर्ट के पास क्या है, कोर्ट के पास प्लेंटिफ की प्लेंट है और डिफेंडेंट का रिटन स्टेटमेंट। ये प्लेंट है, दिस इज रिटन स्टेटमेंट। कोर्ट क्या करेगा, इन दोनों को पढ़ेगा, दोनों को ऑब्जर्व करेगा, और सबसे पहले क्या करेगा, देखिए बड़ी बेसिक सी बात है, अगर मान लीजिए आपके और आपके सिबलिंग की लड़ाई हो जाती है, ठीक है, दोनों में किसी एक चीज़ को लेकर, टीवी के रिमोट को लेकर सिबलिंग्स में बहुत लड़ाई होती है, तो उस टीवी के रिमोट को लेकर लड़ाई हो गई खतरनाक वाली, आप क्या करोगे, मम्मी के पास जाओगे, मम्मी क्या बोलेगी, पहले बोलेगी तुम बताओ, फिर तुम बताओ, दोनों को सुनेंगी ना, और उसके बाद फिर क्या करेंगी कि निकालेंगी कि कंट्रोवर्सी क्या है, और फिर उसके बाद सब निकालेंगी कि सोल्यूशन क्या है। ठीक है ना, तो यही काम क्या करता है, कोर्ट करता है। कोर्ट ने क्या किया, प्लेंट को देखा, रिटन स्टेटमेंट को देखा, और एक्चुअली में कोर्ट सबसे पहले क्या करता है, दोनों पार्टीज के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी है उसको निकालता है। अब ये कंट्रोवर्सी कैसे निकाली जाए,
एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको पढ़ाऊंगी और आप मुझे मेरे पढ़ाने की फीस देंगे, ठीक है। तो हमने एक दूसरे के लिए कुछ राइट क्रिएट करे। अगर मान लीजिए कि हम दोनों में से किसी एक ने भी उसका वायलेशन किया तो सूट फाइल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपसे फीस लिया और पढ़ाया नहीं मैंने, तो आपने सूट फाइल किया। अब क्या होगा कि आपने प्लेंट में क्या लिखा कि देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड मैम एंड अकॉर्डिंगली बट शी ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। और आपको क्या चाहिए, यू वांट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या आपने अपनी रिलीफ में लिख दिया। अब जब मैं आपने तो प्लेन फाइल किया, मैं रिटन स्टेटमेंट फाइल करूंगी। मैंने लिखा यस देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने क्या लिखा, यस देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फोर्सफुली मुझसे कराया गया था, दैट इज वेयर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपने कहा देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट और मैम ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। मैं यहाँ पर इस बात को कह रही हूँ यस देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स आई एम एडमिटिंग द फैक्ट कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। फिर नीचे मैंने लिखा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है पर वो फ्रॉड के थ्रू मेरे से करवाया गया था, दैट इज वेयर वो क्या है, वो वॉइड है, ठीक है। मैंने ये कहा। तो यहाँ पर आपके और मेरे बीच में, मेरे और आपके बीच में कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, कोई कंट्रोवर्सी है इस बात में? देयर इज नो कंट्रोवर्सी। क्यों? क्योंकि आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने कहा हाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो हियर आई एम एडमिटिंग द फैक्ट। जब हम फैक्ट्स को एडमिट कर लेती हैं, जो पार्टीज जो है फैक्ट्स को एडमिट कर लेती हैं, तो जब एडमिट ही कर लिया तो कंट्रोवर्सी कहाँ से आई? कंट्रोवर्सी क्या है कि वेदर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू फ्रॉड और नॉट, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रीच्ड और नॉट, ये है कंट्रोवर्सी हमारे बीच में। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, इस पर कोर्ट को कोई जजमेंट नहीं देना है, डिसाइड ही नहीं करना, कोई एविडेंस नहीं देने, क्योंकि हम दोनों ने इस बात को एडमिट कर लिया है कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो कोर्ट सबसे पहले क्या करती है, एडमिशन और डिनायल्स को रिकॉर्ड करती है, इनका रिकॉर्ड करती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया जितने भी एडमिशन होते हैं उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, देयर इज नो कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी कहाँ होती है, ओनली डिनायल्स में। तो इन डिनायल्स से क्या करती है कोर्ट, इश्यूज को फ्रेम कर लेती है। लेट्स सपोज हमारे बीच में देयर आर 4 इश्यूज बिटवीन अस, वो प्रॉपर्टी वाले एग्जाम्पल पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि इशू क्या निकला, वेदर द डिफेंडेंट हैज डिस्पोसेस्ड द प्लेंटिफ और नॉट, वेदर द डिफेंडेंट डूइंग सम इलीगल कंस्ट्रक्शन ओवर देयर और नॉट, है ना। ये वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मिसने प्रॉफिट और नॉट, ये हमारे बीच में क्या बन गए, इश्यूज बन गए, 1 2 3 4। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पूरी ट्रायल जो है वो इन इश्यूज पर बेस्ड है। कोर्ट क्या करेगी, इन्हीं इश्यूज पर एविडेंसेस लेगी, मैं इन बातों को प्रूव करूंगी, वहीं पर आप इन बातों को डिसप्रूव करोगे, ठीक है। तो पूरी ट्रायल जो होती है वो इश्यूज पर बेस्ड होती है, तो कोर्ट बहुत कॉशियसली इनको फ्रेम करता है। और ये जो बात मैंने आपको पूरी बताई है, रिकॉर्डिंग ऑफ एडमिशन एंड डिनायल, दिस इज गिवन अंडर ऑर्डर 10। एक और चीज कोर्ट जो है वो फर्स्ट हियरिंग पे करता है, कोर्ट देखता है कि जब ये सब चीजें इश्यूज इनके फ्रेम, इश्यूज तो फ्रेम नहीं करता है, जब एडमिशन और डिनायल्स को रिकॉर्ड कर लेता है तो कोर्ट कोशिश करता है कि कोर्ट पार्टीज के बीच में आउट ऑफ कोर्ट जो है वो सेटलमेंट हो जाए, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमको ऑर्डर 10 रूल 1A, और ये हैज टू बी रेड विथ सेक्शन 89 सीपीसी, ठीक है। तो ये कोर्ट कोशिश करता है, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है, इन डिटेल में आई कैन नॉट डिस्कस है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। अब जब कोर्ट क्या करेगा, इन इश्यूज पर एविडेंसेस लेगा, है ना, ट्रायल चलेगी, पूरी ट्रायल चलेगी, और उसके बाद अपना जजमेंट देगा। फिर एग्रीव पार्टी, अगर कोई एग्रीव्ड है तो यहाँ से अपील में जा सकता है, प्रोविजन में जा सकता है, और रिव्यू में जा सकता है। तो यही होती है पूरी सिविल प्रोसीडिंग। अब देखिए यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं बीच में, ये मोटी मोटी प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, जो डिस्कस करने की है, ठीक है। इन्हीं के बीच में पूरा सीपीसी समाया हुआ है।
आई होप आपको ये जो मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं वो आपको क्लियर होंगे। एटलीस्ट आपको ये अभी पता है कि कोई भी सिविल प्रोसीडिंग अगर स्टार्ट होती है तो वो कैसे होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बीच में एन नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं विच इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्कस इन जस्ट 20-25 मिनट्स, ठीक है। तो विल मेक अनदर वीडियो फॉर ऑल दोज टॉपिक्स, ठीक है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। और अपना एक्स पार्टी डिग्री का जो मैंने जिक्र किया था इसमें वीडियो बनाते टाइम, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।